हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभी तक जो हमने कल तक पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था स्पेशिएशन। और स्पेशिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली थी, लाइक एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, पैरापेट्रिक, पेरीपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। ऐसे अलग अलग टाइप के जो स्पेशिएशन से जिससे नई स्पीसीज़ का ओरिजिन हो रहा था वो हमने पढ़ लिया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमने पढ़ लिया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है? एक नई स्पीसीज़ को क्रिएट करने के लिए ना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ज़रूरी है। अगर स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो वो नई स्पीसीज़ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की ज़रूरत है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या क्या प्रोसेस थी वो सारी हमने देख ली थी। प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारे हमने देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद जो था हमारा हमने इस टाइप ऑफ स्पीसीज़ देख लिए थे कि स्पीसीज़ कितने कितने टाइप की है, वो सारी चीज़ें हो गई थी हमारी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स क्यों ज़रूरी है? टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हमने एक टेक्सा को आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेंगे जिससे कि वो कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेंगे जिससे कि वो इसको हम क्लासिफाई कर सके एक ऑर्गेनिज्म को। इसके लिए ज़रूरी है हम स्टडी करें किसको, टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स में हम बात करें तो टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स जो है वो रफली अगर हम इसको डिवाइड करें, इनको ग्रुप में एक ग्रुप में लेके आने की कोशिश करें ना, तो ये जो है टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स हमारे ये होते हैं तीन टाइप के: मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स और बिहेवियरल कैरेक्टर्स। तीन टाइप के होते हैं। एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर जो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो उसके क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से है, वो सारी चीज़ें क्या है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम इंक्लूड करेंगे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो उसके कार्यकी से रिलेटेड है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हो गया, नर्वस सिस्टम जो है वो हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे वो वेरी करते रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगला है अपना बिहेवियरल कैरेक्टर्स। बिहेवियरल जो बिहेवियर शो करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमने एक पहले भी बात की थी कोर्टशिप बिहेवियर की। कोर्टशिप बिहेवियर जो मेटिंग के टाइम पर एक इंडिविजुअल दूसरे अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिहेवियर शो करता है उसको हम बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता रहता है। अलग अलग स्पीसीज में ये कोर्टशिप बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, मैटिंग के लिए जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियरल कैरेक्टर्स हो गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, जिनकी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें अच्छा, एक कैरेक्टर और होता है जिसका नाम है अपना इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कैरेक्टर्स, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशनल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले वाला अपना, पहले वाला जो है, पहले वाला हमारा कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहला पॉइंट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स।
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स, जो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, ठीक है। कौन कौन से लेवल पर हो सकता है? तो एट द सेल्यूलर लेवल पर हो सकता है और उसके ऊपर वाले लेवल पर भी हो सकता है। जैसे सेलुलर लेवल पे हम सेल में ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं किसका? क्रोमोसोम्स का, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं? जैसे टिश्यू लेवल पर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन लेवल पर हो गया, ऑर्गन लेवल से आगे जैसे बॉडी लेवल पे हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो गया, वो सारे क्या है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सेलुलर लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और उससे ऊपर जितने भी लेवल आ रहे हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारे के सारे क्या है? ये स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जो स्ट्रक्चरल जो इसके कैरेक्टर्स है उनके अंदर हम इनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल। उसके बाद जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके बॉडी का शेप कैसा है, उसकी बॉडी का शेप कैसा है, ये उसके कैसे हो गए? एक्सटर्नल, जो उसके एक्सटर्नल बॉडी शेप है वो हो गया। उसके बाद उसकी इंटरनल बॉडी शेप कैसी हो गई? वो हो गया। उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा है? वो हो गया, इंक्लूड करते हैं। और साथ के साथ में साइटोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। किस किस को इंक्लूड कर लिया? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गए, इंक्लूड करते हैं। और साथ में साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स और डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स, इन सब को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी लेते हैं क्या क्या इंक्लूड किया हमने। पहले हमने क्या क्या इंक्लूड किया? स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स को हमने इंक्लूड किया इसके अंदर। और क्या इंक्लूड किया हमने? तो एक उसके बाद में हमने क्या क्या इंक्लूड किया? एक्सटर्नल फीचर्स, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो सारे इंक्लूड किए। इसके अलावा हमने क्या इंक्लूड किया? इंटरनल फीचर्स को हमने इंक्लूड किया। उसके बाद में हमने क्या इंक्लूड किया? माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हो गए, उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हो गए, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बाद हम क्या इंक्लूड करते हैं? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो भी उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन सब को भी हम क्या कर लेते हैं? इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। एंड जो डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स हैं, उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया? ये सारी चीज़ें। इनमें क्या क्या देखते हैं हम? अपन एक तो देखते हैं इनका वेरिएशन, जो भी स्पेसिमेन है उसके अंदर क्या कि वेरिएशन क्या क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें वेरिएशन, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफाइड, जो भी उसके अंदर जो भी मॉडिफाई हुए हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा, एनवायरनमेंट ने जितना उसको मॉडिफाई किया है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट उसके ऊपर देखते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद में जो कैरेक्टर्स है ना, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में वो वाले कैरेक्टर्स जो एक स्पीसीज से आगे की तरफ जाते हुए भी कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस हुए जा रहे हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। उन वाले कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं, कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस्ड सारे के सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। इसके बाद में उन सब का रिकॉर्ड करेंगे हम सारी चीज़ों को, उनका इफेक्टिव एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और फिर उनको कैरेक्टर्स के बेसिस पर रैंडमली ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे सारों को, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे स्ट्रक्चरल जो एट्रीब्यूट थे वो तो हो ही गए हमारे, उसके अलावा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अभी हम। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम कौन से वाले करेक्टर्स को यूज़ में लेते हैं, तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कौन कौन से करेक्टर्स हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले तो कौन सा करेक्टर यूज़ ले सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, या तो सिंगल होगा या कॉम्प्लेक्स करेक्टर। ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, या तो सिंगल करेक्टर हो सकता है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स उसके अंदर पाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं कैरेक्टर्स, जैसे शेप होगी उसकी, ठीक है, और साइज होगी उसकी, कलर हो गया, कलर पैटर्न हो गया। कलर में भी पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कलर ग्रीन और ऑरेंज तो है ही है, पर वो ऑरेंज और ग्रीन कलर जो है वो कैसे कैसे पैटर्न में पाया जा रहा है। क्या ऐसा पाया जा रहा है कि हाफ बॉडी ग्रीन है और हाफ बॉडी ऑरेंज है, या फिर ऑरेंज कलर जो है बीच बीच में मोज़ेक पैटर्न शो करते हुए पाया जा रहा है, या अलग अलग किसी पैटर्न में अदर पैटर्न में पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो पैटर्न हो गया कलर का। उसके बाद उसके काउंट्स और बाकी के कंपेरेबल जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसके, वो सारी की सारी रिपीटेड और कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि उसके अपेंडेक्स कितने पाए जा रहे हैं, ठीक है, और आउटग्रोथ्स कितनी निकली हुई है, ठीक है, आइज़ कितनी है उसके अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है बॉडी के ऊपर या नहीं पाई जा रही है। ये सारे क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है जिनको हम जो वेरी करती रहती है, वेरियस होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पीशीज़ में क्या होती है, वेरी करती रहती है। जैसे हम एक की बात कर लेते हैं, ये फिश है, ठीक है, ये एक फिश है, ये दूसरी फिश है, और ये अलग अलग टाइप की 4 फिश हमने ली हुई है, ठीक है। इन 4 फिशेज़ में से सबसे पहले जो पहली वाली फिश जो है उसके अंदर देखना कलर पैटर्न कैसा है, पूरी बॉडी जो है इसकी कैसी है, ग्रीन, डार्क ग्रीन टाइप की है, और इसके जो फिन्स हैं वो फिन्स इसके निकले हुए हैं कैसे, ऑरेंज कलर के, ठीक है, फिन्स ऑरेंज कलर के हैं, और बॉडी पूरी की पूरी है डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन हो गई। उसके बाद जो दूसरी वाली है, इसी के पास में एक अदर फिश है, उसकी बात करें तो देखो इसका बॉडी कलर कैसा है, लाइट ग्रीन, और इसके जो फिन्स हैं उनका भी कलर कैसा है, लाइट ग्रीन, ठीक है। कलर इसका अलग हो गया क्या, इससे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये थर्ड जो फिश है अपनी, इसके अंदर देखो लाइट ग्रीन तो है ही है, पर इसके ऊपर ना कुछ पट्टी लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, मतलब ब्लैक कलर की लाइंस पाई जा रही है इसके ऊपर, ब्लैक कलर की लाइंस, ठीक है। ये इसको इससे अलग बना रही है, इसका जो कलर पैटर्न है वो कलर पैटर्न इससे अलग बना रही है। ये दिखने में ये भी लाइट ग्रीन है, ये भी लाइट ग्रीन है, बट इसके ऊपर जो ब्लैक एक लाइन पाई जा रही थी ओनली, और इसके ऊपर ब्लैक लाइंस का एक सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज पाई जा रही है। बीच में एक अल्टरनेटिव लाइन आ गई ब्लैक, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न के हिसाब से हो गया इनका डिवीजन। अगले की बात करते हैं, जैसे ये अगली वाली है हमारी, इसके अंदर जो है जैसे इसका बॉडी कलर तो हो गया ग्रीन, जैसे इसका बॉडी कलर तो हो गया ग्रीन, और इसके ऊपर जो है स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, ऑरेंज कलर के स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। साथ में इसका जो टेल फिन है वो टेल फिन तो इसका ऑरेंज कलर का है, और बाकी जो अदर फिन्स हैं वो सारे कैसे हैं, नॉर्मल ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ऐसा जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, कलर पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक करेक्टर और हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में, वो क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे एक स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल में दोनों में क्या उसकी स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग होगी क्या, बिल्कुल। कुछ कैरेक्टर, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे जो दोनों में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसा जब पाया जाता है कि मेल कैरेक्टर अलग शो कर रहा हो और फीमेल अलग कैरेक्टर शो कर रहा हो, या दोनों फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म में है और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म में है, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्या पाई जाएगी, शेप में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये शो कब होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो शो होती है ये जब अकर्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है, ब्रीडिंग सीजन जब इनका चल रहा होता है उस टाइम अकर होती है,
ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में ही ये अकर होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके बाद हमने जैसे दो कैरेक्टर्स की तो बात कर ली, कौन कौन से, एक तो हमारा होगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया, और एक हो गया हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हमने देख लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स की। एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या उसके हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कौन से वाले, एम्ब्रियोनिक मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, जैसे एक वर्ड आपने एक थ्योरी सुनी होगी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब हमारा है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ना, इसको अपन स्टडी को बोलते हैं ओंटोजेनी। ठीक है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स लगातार डेवलप होते हैं, रिड्यूस होते हैं, फिर नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, फिर रिड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, नए नए कैरेक्टर्स आते जाते हैं, या जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो सारे हटते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो हमें ये जो ओंटोजेनी है ना, ये दिखा रही होती है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे डेवलप हुआ है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो ओंटोजेनी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो शो करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे दूसरी स्पीसीज से उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इस वाली चीज़ को बोलते हैं अपन ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म का जैसा डेवलपमेंट शो हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी वैसा ही हो, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा तो फिर क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगी ना? बिल्कुल होगी। तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के डिफरेंसेस को हम देखते हुए जब ऑर्गेनिज्म को अलग कर रहे होते हैं तो इस ऐसे वाले कैरेक्टर्स जिनकी स्टडी के बाद हम ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टडी के करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनको अपन क्या बोल देते हैं? ओंटोजेनिक कैरेक्टर्स या एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये यही देखना होता है हमें, ओंटोजेनिक कैरेक्टर्स को ही देखना होता है जो क्या कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप ओंटोजेनी जो होती है, ओंटोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं फॉर यूजफुल है किसमें? स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। कुछ बॉडी फॉर्म्स जो होती है मेटामॉर्फोसिस में जारी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है अपनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई अपनी। ठीक है, जैसे एम्ब्रियोनिक अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? एक तो हमने देख लिया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके बाद हमने देख लिया कौन सा वाला कैरेक्टर, उसके बाद अपना कैरेक्टर आ गया था एक्सटर्नल के बाद में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बाद अपना आ गया एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स या एम्ब्रियोनिक जो भी रिलेशनशिप है, ओंटोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया? ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें कैसे डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण उनकी स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस पाए जाते हैं, जिसके कारण एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसके अंदर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में अगर एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है या एक क्रोमोसोम की शेप अगर चेंज हो जाती है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण क्या हो सकते हैं?
या तो स्पेशिएशन हो सकता है, या तो एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म की फैकेंडिटी रिड्यूस हो जाती है। फैकेंडिटी मतलब अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की जो उसकी क्षमता है वो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फैकेंडिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई, या फिर फैकेंडिटी कम ना हो या क्या हो जाए, वो ऑर्गेनिज्म ही स्टेराइल हो जाए। क्रोमोसोमल चेंजेस 3 टाइप के काम कर सकते हैं, या तो वो सूटेबल हुए कैरेक्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से और उसके ऑर्गेनिज्म की फिटनेस पे ज़्यादा फर्क ना डालते हुए उसके अगर फिटनेस को बढ़ाते हैं तो नई स्पीसीज के ओरिजिन का कारण भी बन सकते हैं। इसको तो अपन क्या बोल देंगे, स्पेशिएशन, ठीक है। और दूसरा जो है अपना, या तो क्या कर सकते हैं, फैकेंडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, स्टेराइल बना सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म या तो बन जाएगा स्टेराइल या बन जाएगा फैकेंडिटी रिड्यूस हो जाएगी या नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाएगा। किसके कारण, क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण। क्रोमोसोमल जो एनालिसिस होता है ना, उसको 3 लेवल पर अपन एनालाइज कर सकते हैं कॉमनली। क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको 3 लेवल पर अपन एनालाइज कर सकते हैं। 3 लेवल कौन कौन से, सबसे पहला वाला अपना है अल्फा कैरियोलॉजी। जो क्रोमोसोम की स्टडी होती है ना उसको बोलते हैं अपन कैरियोलॉजी, ठीक है। कैरियोलॉजी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, शेप, साइज वगैरह इन सब की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। और जब क्रोमोसोम का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना अपन तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस, ठीक है। तो कैरियोलॉजी, अल्फा कैरियोलॉजी सबसे पहले वाला, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले वाला जो हमारा आ रहा है वो है अपना है अल्फा कैरियोलॉजी। अल्फा कैरियोलॉजी में हम क्या देख रहे होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर, कि क्रोमोसोम का नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज कैसे अलग अलग है, ठीक है, वो हो गया क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। एंड क्रोमोसोम की साइज, क्रोमोसोम की साइज कैसे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रही है, ये सारी दोनों की दोनों चीजें किस में देखेंगे, अल्फा कैरियोलॉजी में। अल्फा कैरियोलॉजी में क्या क्या देखा हमने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और साइज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो हो गई अपनी अल्फा कैरियोलॉजी। दूसरा बीटा कैरियोलॉजी। बीटा कैरियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, जो सेंट्रोमियर है ना अपना, सेंट्रोमियर, बीटा कैरियोलॉजी में सेंट्रोमियर की स्टडी करते हैं। सेंट्रोमियर के नंबर कितने हैं, सबसे पहले तो एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के नंबर कितने हैं उसके हिसाब से देखेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रोमियर चलो मिल गया, एक मिल गया, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी उसकी लोकेशन कहाँ है, या तो बीच में होगी, ये सेंट्रोमियर होगा, या क्या होगा, जैसे एक ये वाला सेंट्रोमियर है, ठीक है, इसके अंदर बीचों बीच तो नहीं है, बीचों बीच ना होकर के कहाँ है, इसका थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसको बोल रहे हैं सब मेटासेंट्रिक, इसको बोल रहे हैं अपन सब मेटासेंट्रिक। इसको बोल रहे हैं अपन मेटासेंट्रिक, ठीक है। एक जैसे ये हो गया कि सबसे लास्ट में, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक जैसे हो गया ये वाला, जैसे इसके अंदर ये और ये बिल्कुल टिप से जस्ट थोड़ा सा पीछे है, ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और सबसे लास्ट जैसे ये एक क्रोमोसोम है और इसके जस्ट टिप पर, लास्ट में एकदम टिप पर पाया जा रहा है सेंट्रोमियर, इसको क्या बोल देंगे, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ऐसे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का जो लोकेशन है, सेंट्रोमियर की लोकेशन कहाँ पर है उसके हिसाब से, और नंबर कितना है सेंट्रोमियर का उसके हिसाब से जो क्रोमोसोम है उनको डिफरेंशिएट करना, उनको कंपेयर करना बिटवीन मोर देन वन स्पीसीज,
तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा कैरियोलॉजी। इस टाइप की जो स्टडी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, बीटा कैरियोलॉजी। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। ये तो अपने हो गए अल्फा कैरियोलॉजी और बीटा कैरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद गामा कैरियोलॉजी की बात करें तो गामा कैरियोलॉजी में हम क्या देख रहे होते हैं कि नंबर हम देख चुके, सबसे पहले हम क्या देख चुके हैं, नंबर देख चुके, साइज देख चुके, सेंट्रोमियर देख चुके। जब हम सारी चीजें देख चुके हैं तो नंबर, सेंट्रोमियर का और उसके बीच में जो वेरियस रीजन्स पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वेरियस रीजन्स पाए जा रहे हैं ना, उनमें दो स्पीसीज के बीच में, उन दो स्पीसीज के बीच में जो ये रीजन्स पाए जा रहे हैं ना, उनके बीच में क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे कि इस स्पीसीज में तो इस क्रोमोसोम के रीजन्स में क्या क्या अंतर है, और एक स्पीसीज में जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे अपना इंसुलिन वाला जीन पाया जा रहा था, ठीक है, और जब दूसरे वाले स्पीसीज में उसी क्रोमोसोम को स्टडी किया, उसी नंबर के क्रोमोसोम को, तो हमें पता चला कि यहाँ पर इंसुलिन का नहीं था, यहाँ पर कोई और जैसे अपना एसिटाइल कोलिन वाला जीन था। ठीक है, एसिटाइल कोलिन की जो सिग्नलिंग रखता है, एसिटाइल कोलिन की जो मतलब सिग्नल रखता है, वो जीन यहाँ पर पाया जा रहा है। ऐसे एक क्रोमोसोम में तो यहाँ पर ये क्या पाया जा रहा था, इंसुलिन, और दूसरे क्रोमोसोम में यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एसिटाइल कोलिन। तो दोनों के अंदर जब हमने कंपैरिजन करा तो पता चला कि नहीं, इनकी पोजीशन जो है ना वो सिमिलर नहीं है। ये पोजीशन टू पोजीशन क्या करते हैं, उसी पोजीशन पे एक ऑर्गेनिज्म में कोई और जीन पाया जा रहा है और उसी पोजीशन में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई और जीन पाया जा रहा है। अलग स्पीसीज बदलते ही वो पोजीशन के ऊपर पाए जाने वाले जीन की लोकेशन बदल गई है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये स्टडी गामा कैरियोलॉजी बोलते हैं अपन, जब दो स्पीसीज का अपन कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने अल्फा कैरियोलॉजी में तो क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म में कैसे नंबर एंड साइज जो है क्रोमोसोम का वो कैसे वेरी कर रहा है स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, वो तो अपन ने देख लिया अल्फा कैरियोलॉजी में। फिर बीटा कैरियोलॉजी हमने देखा, उसके अंदर हमने क्या देखा कि कैसे जो क्रोमोसोम का नंबर तो हो ही गया, उसके बाद में सेंट्रोमियर के नंबर कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, सेंट्रोमियर का नंबर कैसे चेंज होता जा रहा है स्पीसीज टू स्पीसीज, और सेंट्रोमियर की लोकेशन कहाँ पर है क्रोमोसोम में, अलग अलग क्रोमोसोम के हिसाब से उसकी लोकेशन अलग अलग जगह पर पाई जा रही है। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बीटा कैरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा गामा कैरियोलॉजी। गामा कैरियोलॉजी में क्या देखा हमने, दोनों में पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, सेंट्रोमियर का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम की साइज कितना है। तो अब बचा क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन। दो स्पीसीज ले लो, दो स्पीसीज के क्रोमोसोम ले लो, उन क्रोमोसोम के बीच में क्या करना है, अब हमें कंपैरिजन करना है। इस कंपैरिजन की स्टडी को अपन बोल देते हैं क्या, गामा कैरियोलॉजी। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कैसे कैसे हो सकता है, या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या तो डिप्लॉइड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसके सेंट्रोमियर के नंबर और सेंट्रोमियर की पोजीशन को देखते हैं तो कैसे हो सकती है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक्स। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हो गई, अपने क्रोमोसोम की साइज, क्रोमोसोम के नंबर और सेंट्रोमियर के साइज, सेंट्रोमियर के नंबर एंड सेंट्रोमियर की पोजीशन, इसके बेसिस पर हमने क्रोमोसोम को क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे कौन से वाले कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। जंतु की कार्यिकी से रिलेटेड, जंतु की फिजियोलॉजी से रिलेटेड, एनिमल की फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं उन सब की स्टडी को अपन क्या बोल देते हैं, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला अपन बात करें तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो किस किस को इंक्लूड करेंगे, एक तो बॉडी सीक्रेशंस, बॉडी क्या क्या सीक्रेट कर रही है, बॉडी क्या क्या सीक्रेट कर रही है। ठीक है, एक तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद और क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी,
नंबर्स, साइज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सिक्रेटरी बॉडी। सिक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिक्रेटरी जो अपने स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, ग्लैंड्स पाई जा रही है, उन सब का क्या करना है, हमें नंबर देखना है कि कितने नंबर में वो ग्लैंड्स पाई जा रही है, कितने नंबर में वो ग्लैंड्स पाई जा रही है, नंबर कितना है उन ग्लैंड्स का, ठीक है, वो देखना है हमें। क्या देखना है? एक तो हम क्या क्या देखेंगे, ये देखो, एक तो क्या देखेंगे, उस ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी, ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी लिख लेते हैं इधर, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्लैंड, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्लैंड देखेंगे। एक मिनट ये रुको, इसको इधर नहीं, अपन अगली पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी नंबर और साइज ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, ठीक है। इन सब को अपन किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, सबसे पहले वाले में, किसमें, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इन सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा और क्या इंक्लूड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ गया, इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अपन पहले क्या पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में तो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, कि मॉर्फोलॉजी क्या है, ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये ग्लैंड के नंबर कितने हैं, कितने नंबर में पाई जा रही है ग्लैंड्स, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद उसकी साइज कितनी है सिक्रेटरी ग्लैंड की, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, जैसे वैक्सी सीक्रेशन जो है ना, वैक्सी सीक्रेशन जो है इंसेक्ट्स में एंड बग्स में, बग्स में और इंसेक्ट्स में जो वैक्सी सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स होती है उनका नंबर जो है वो वेरी करता है। इंसेक्ट्स में नंबर अलग होगा और बग्स में नंबर इसका अलग होगा, ठीक है। दोनों का नंबर जो है वो अलग अलग है वैक्सी ग्लैंड्स का, इसीलिए इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, इन वाले कैरेक्टर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी के हिसाब से इनको क्या कर रहे हैं अपन, अलग अलग कर रहे हैं वैक्सी सीक्रेशन के हिसाब से, वैक्सी सीक्रेशन ग्लैंड के हिसाब से इंसेक्ट को और बग्स को, ठीक है। इसके बाद हम और क्या स्टडी कर सकते हैं, तो हम स्टडी कर सकते हैं अपना मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहला तो अपन इंक्लूड करते हैं इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि इम्यूनोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म की कैसी है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की कैसी है, इम्यूनोलॉजिकली दोनों के दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर पाए जाने वाले एंटीबॉडी, एंटीजन, इन सब का अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। वो तो हो गए अपनी इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोफोरेटिक डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोफोरेटिक डिफरेंसेस में क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ले लिया या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल ले लिया, ठीक है, उसको एक जेल में, एक जेल में रन करवाते हैं, ठीक है। एक जेल में क्या करते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलग अलग कंपाउंड्स को, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग मटेरियल्स को, जेनेटिक मटेरियल्स को एक जेल में रन करवाते हैं, ठीक है। इनको जेल में रन करवाने पर जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो ये जो डीएनए इसके ऊपर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर पाया जाता है कितना, नेगेटिव चार्ज।
और इसको नेगेटिव एंड की तरफ तो अपन रखते हैं, नेगेटिव एंड की तरफ तो रखते हैं, और पॉजिटिव एंड की तरफ इनको दौड़ने के लिए छोड़ देते हैं। पॉजिटिव एंड की तरफ इनको दौड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखो इनके ऊपर जो चार्ज है ना, जो सबके ऊपर नेगेटिव पाया जा रहा है, तो इनको क्या क्या इफेक्ट करता है? एक तो इसके ऊपर पाए जाने वाला चार्ज, ठीक है, और दूसरा इस डीएनए मटेरियल की साइज, कि इस डीएनए मटेरियल की साइज कितनी है, उस हिसाब से इसके जो रन करने की स्पीड होगी वो वेरी करेगी। जिसे हमने दौड़ाया ना, इन सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो पता चला कि एक स्पीसीज का यहाँ मिला, एक स्पीसीज का यहाँ मिला, एक स्पीसीज का तो यहीं रह गया, एक स्पीसीज का यहाँ पहुँच गया, और एक स्पीसीज का सबसे ऊपर पहुँच गया। तो ये जेनेटिक मटेरियल की साइज के अकॉर्डिंग, साइज के कारण जो है ये सारे के सारे अलग अलग पोजीशन पे अरेंज हो जाते हैं। इस टाइप का जो डाटा अपन लेते हैं जिसमें हम उनके जेनेटिक मटेरियल को वेरीफाई कर रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, उस वाले को अपन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन जो है हमारी अमाइनो एसिड से बनी हुई एक सीक्वेंस होती है। अमाइनो एसिड जैसे हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसे ईंटें जोड़ जोड़ के ही तो बनाते हैं ना, ईंटों से मिलके बना हुआ पॉलीमर क्या है? हमारा घर, ठीक है। वैसे ही एक प्रोटीन क्या है? एक अमाइनो एसिड, उससे जुड़ा हुआ दूसरा अमाइनो एसिड, उससे जुड़ा हुआ तीसरा अमाइनो एसिड, उससे जुड़ा हुआ चौथा, पांचवा, फिर छठा, ऐसे सारे के सारे क्या है? अमाइनो एसिड से बनी हुई एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बना करके जो एक पूरी सीक्वेंस बनाई हुई है वो है, ठीक है। इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। ये एक ऑर्गेनिज्म में मान लो ये 27 अमाइनो एसिड रखने वाली एक प्रोटीन पाई जा रही है, ठीक है। और 27 में भी जैसे एक स्पीसीज के सब स्पीसीज दूसरी है, ठीक है, एक स्पीसीज में 2 सब स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है। दोनों में सिमिलर प्रोटीन है, पर उसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ठीक है। उसके सीक्वेंस में चेंजेस आ गया, जिसके कारण क्या हो गया कि इसके वाला थोड़ा सा अलग हो गया, इसके वाली प्रोटीन थोड़ी अलग हो गई, उसके वाली प्रोटीन थोड़ी अलग हो गई, ठीक है। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या कर सकती है? उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करवा सकती है। क्या और क्या हो सकता है? उसमें अमाइनो एसिड का नंबर का चेंज होना, ये भी क्या करा सकता है? उसको चेंज करवा सकता है, उसको डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले? अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड सारे डाटा, ठीक है। उसके बाद डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन करवा करके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका जो एक स्पीसीज है उसका दूसरे स्पीसीज से क्या होमोलॉजी है और क्या होमोलॉजी नहीं है, कितना उसके अंदर सिमिलैरिटी पाई जा रही है और कितनी सिमिलैरिटी नहीं पाई जा रही है। जब डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो पता चलता है। तो ऐसे उसके हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं? इससे भी हम इसके एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस, डीएनए की सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस हर एक स्पीसीज में दूसरी स्पीसीज से क्या होगी? थोड़ी अलग होगी। अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता ना तो ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऑर्गेनिज्म में अगर डिफरेंस है मतलब डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस में भी कोई ना कोई डिफरेंस पाया जा रहा है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज टू स्पीसीज ये भी क्या कर रहे होते हैं? वेरी कर रहे होते हैं। तो मोलिकुलर कैरेक्टर्स में हमने क्या क्या देख लिया? इम्यूनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इंफॉर्मेशन या डिफरेंसेस, अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस है वो हो गए। उसके बाद में अपने हो गए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद अपना हो गया डीएनए एंड आरएनए की सीक्वेंसेस। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं? अपन मोलिकुलर कैरेक्टर्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं आगे वाले पे, बिहेवियरल कैरेक्टर्स या बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो बिहेवियर कैरेक्टर्स क्या क्या होता है?
जैसे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि कोर्टशिप बिहेवियर, जो मैटिंग के टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे मेट को या अपने साथी को ढूंढने के लिए या बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो बिहेवियर शो करता है ना ऑर्गेनिज्म, उस वाले बिहेवियर को अपन बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। या और क्या हो सकता है, जैसे इस वाली जो बिहेवियर की स्टडी जो होती है ना, जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसको अपन बोलते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी, ठीक है। तो इथोलॉजी या तो कोर्टशिप बिहेवियर बोल दो या क्या बोल दो, इथोलॉजिकल बिहेवियर, जिनके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इथोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इथोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। इनको अपन स्टडी कर रहे होते हैं बिहेवियरल करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। बिहेवियर करेक्टर्स जो है उनके अंदर हम इन सबको स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, एंड इससे क्या होगा, फिर नया स्पीसीज का ओरिजिन होगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, स्पेशिएशन, ठीक है। इस बिहेवियर में क्या क्या देख रहे होते हैं हम, तो सबसे पहला तो क्या देखते हैं कि लिविंग, उसका वे ऑफ लिविंग क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ लिविंग क्या है, कैसे वो रह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, ईटिंग, वो कैसे खाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसकी किसके अंदर देखेंगे, ईटिंग के अंदर। एंड फिर क्या देखते हैं, नेस्टिंग बिहेवियर, कि वो अपना जो घोंसला बनाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, वो घोंसला कैसे बनाते हैं, ठीक है। हर एक पक्षी का जो घोंसला होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ये आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो वो बिहेवियर जो मतलब वो नेस्ट जिसके अंदर रह रहे हैं उसका जो बिहेवियर है वो, ठीक है। एक तो हो गया लिविंग बिहेवियर, एक हो गया ईटिंग बिहेवियर, और एक हो गया नेस्टिंग बिहेवियर। ये सारे बिहेवियर अपन किस में स्टडी कर रहे होते हैं, बिहेवियरल करेक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजिकल करेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशनल करेक्टर्स। इकोलॉजिकल करेक्टर्स जो है, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, इकोलॉजिकल करेक्टर्स में हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। एक ऑर्गेनिज्म कैसे कैसी हैबिट शो कर रहा है वो, एंड उसका जो हैबिटाट है, उसका जो रहने का प्लेस है वो कैसा है, मेराइन है, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है या कैसा है, ठीक है। वो हैबिट एंड हैबिटाट, ठीक है। ये सारे करेक्टर्स क्या हो गए, इकोलॉजिकल करेक्टर्स में आ गए। दूसरा और क्या इंक्लूड करते हैं, फूड, वो कैसा फूड कंज्यूम कर रहा है, वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, मतलब हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है, दोनों खाता है, तो वो हो गया। इसके बाद उसका सीजनल वेरिएशंस, उसके अंदर जो सीजनल वेरिएशंस पाए जा रहे हैं वो सीजनल वेरिएशंस हो गए, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड कर लिया, हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया, फूड हो गया और सीजनल वेरिएशंस हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या, जैसे उसके अंदर पैरासाइट्स क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज पैरासाइट के रूप में रह सकती है, और अगर मान लो वो खुद ही पैरासाइट है तो उसका होस्ट कौन है। अगर वो खुद ही पैरासाइट है, वो स्पीसीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका होस्ट कौन है, ठीक है। अगर होस्ट है तो उसका पैरासाइट कौन है, और अगर पैरासाइट है तो उसका होस्ट कौन है। ये सारी स्टडी कर ली इकोलॉजिकल करेक्टर्स में, ठीक है। एक हो गया ज्योग्राफिक करेक्टर्स, ज्योग्राफी, जो जहाँ पर वो रहता है उसके आसपास की ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका डाटा कैसा है, वो ज्योग्राफिकल एरिया है कैसा, वार्मर रीजन है या कोल्डर रीजन है या दोनों के बीच का रीजन है, टेम्परेट रीजन है, जिसके अंदर बार बार बदलता रहता है एनवायरनमेंट, वैसे टाइप का है, तो ज्योग्राफिकल करेक्टर्स हो गए, ठीक है। ज्योग्राफिक करेक्टर्स हो गए। जनरल बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, जो जनरल बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स है वो हो गए, ठीक है। और उसके बाद में और क्या देखते हैं, सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सिम्पैट्रिक, या तो एक ही प्लेस पर रहते हुए अगर दूसरी स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है तो कैसे वाले रिलेशन को स्टडी करेंगे, सिम्पैट्रिक रिलेशन को। और अगर ज्योग्राफिकल बैरियर आने से अगर स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है
तो कैसे वाले रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन को, ठीक है। तो ये सारे आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है, इसके अलावा और क्या है अपना, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।